Welcome to all of you on your channel Science Study Center and Young's Mind Classes. बच्चों आज नीट के लिए और जेई के एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सा सेक्शन जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि कुछ मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या वर्क एनर्जी पावर में कुछ थोड़ा सेंटर ऑफ मास वगैरह का कॉन्सेप्ट और रोटेशनल मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पुली अरेंजमेंट्स की बात करेंगे, और ये बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा दिखने वाला केस है और इसको कैसे डील करना है। तो देखिए कुछ सिंपल से क्वेश्चंस है, बेसिक से शुरुआत होती है कि सिंपल पुली अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देते हैं। उन पुली अरेंजमेंट्स को आप पहचानते हैं पहले कि कौन से फोर्सेस ड्राइविंग है, कौन से अपोजिंग है, और जैसे हम इसको पहचानते हैं तो आगे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, और क्वेश्चंस इनके कॉम्बिनेशन से बन के दिखते हैं जो हमेशा एग्जामिनेशंस वगैरह में पूछे जाते हैं। एक तो कन्वेंशनल एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि आप बॉडीज़ का इक्वेशन लिखते हैं। तो कन्वेंशनल जो तरीका है वो तो ज़रूर आपको फिज़िक्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सीखना ही चाहिए, ठीक। लेकिन ये है कि क्वेश्चंस जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होती है, जितना बढ़िया आप उसको पहचानते हैं, उतना अच्छा आप रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आज हम लोग पुली अरेंजमेंट्स का डिस्कशन करेंगे स्ट्रेट वे, और ये पहचानने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कि कैसे किसी भी पुली अरेंजमेंट को देख के आप उसमें उसके एक्सेलरेशन या टेंशन वगैरह के बारे में फाइंड कर सकते हैं। और जब आप इन एक्सेलरेशंस को डायरेक्ट वर्बली निकालने लगते हैं तो आगे के आने वाले जो सेक्शंस में क्वेश्चंस हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद वर्क एनर्जी पावर और इवन सर्कुलर मोशन वगैरह में भी उसके केसेस, और सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में भी पुली अरेंजमेंट्स वगैरह के केसेस या क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक। तो बेसिक्स जितना अच्छा होगा और जितना बढ़िया आपने शुरू में कंट्रोल किया, उतनी आसानी से आगे के क्वेश्चंस आप डील करते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो ये है पुली अरेंजमेंट्स, ठीक। सबसे सिंपलेस्ट पुली अरेंजमेंट से स्टार्ट करें। जैसे मैंने एक पुली ड्रॉ किया, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ध्यान से देखना है, और अगर आप बात समझ जाते हैं तो ये बहुत आसान है, ठीक। ये एक सबसे सिंपलेस्ट पुली अरेंजमेंट से मैंने शुरुआत की। इसी को बच्चों एटवुड मशीन भी बोलते हैं, ठीक। तो एक पुली आपने लिया, उसमें एक स्ट्रिंग रोल कर रहा है, और ये दो मासेस हैं से M1 एंड M2, ठीक है, M1 एंड M2, ठीक। दो तीन बातें मैं आपसे करूंगा और यहाँ पर हम लोग डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल लगाने की बात करेंगे, और ये पहचानेंगे कि हम लोग कैसे डायरेक्टली पुली अरेंजमेंट्स में पहचानें कि कौन से फोर्सेस ड्राइव करने वाले फोर्सेस हैं और कौन से फोर्सेस अपोज करने वाले फोर्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात मान के चलनी है कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो जितने भी पुलीज होंगे, जो भी पुली हम ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो ये मान के चलेंगे कि पुली कैसा है, मासलेस, ठीक। अभी जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसमें बिना कहे ये मान लीजिए, जितने भी आगे मैं बनाऊंगा पुली, ये मान के चलना है कि सारे पुली अरेंजमेंट्स जो हैं उसमें जो पुली है वो मासलेस है, ठीक है। हाँ, अगर पुली मासलेस होता है तो ये दोनों तरफ स्ट्रिंग्स में टेंशन, किसी भी पुली अगर मासलेस पुली है तो दोनों तरफ स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो सेम होगा, और अगर पुली में मास है तो फिर दोनों तरफ के टेंशन अलग हो जाते हैं, और तब ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि तब आपको पुली के रोटेशन का इक्वेशन भी लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग रोटेशन में नहीं जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ऑब्वियसली पुली कैसा होगा, मासलेस होगा। अगर मास वाला होगा तो उसका डिस्कशन भी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक। तो ये मान के चलेंगे कि पुली मासलेस है। तो एक सिंपल सा तरीका क्या कि जब भी कोई पुली अरेंजमेंट दिया जाता है तो शुरुआत में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स पूछा जाता है, और स्ट्रिंग जो कनेक्टेड है उसमें टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत सारी बातें होती हैं। मासेस हैं, मूव कर रहे हैं, तो कभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मूव कर रहे हैं तो कभी वर्क डन बाय द टेंशन
ऑन द ब्लॉक्स, है ना। तो अलग अलग सेक्शंस में आप देखेंगे वो क्वेश्चन बढ़ता जाता है, ठीक। तो अभी आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो स्ट्रेट वे सिर्फ पुली अरेंजमेंट्स में जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते समय एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सीधा सा तरीका है कि जब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, सबको मालूम है ये, मैं फिर भी एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। देखिए इसका वेट, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जरूर सुना होगा आपने कि किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को जब आप एरो से शो करते हैं तो वो फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। पहला स्टेप यही है न्यूटन्स लॉ के किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए कि आप उस बॉडी का साफ साफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है। चलिए यहाँ तो सीधा है, कौन कौन से फोर्सेस m2 पे लगने वाले हैं। तो एक तो उसका वेट m2g, मास कहीं भी है तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरा एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो उसमें टेंशन होगा T, ठीक है। स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो टेंशन, ठीक। टेंशन क्या है, कोई भी स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो उसमें एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक, और वो फोर्स उसके लेंथ में होने वाले एक्सटेंशन को अपोज करता है। और कभी भी इस फोर्स की डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बस एक बात ध्यान रखनी है कि टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, ठीक। बच्चों फोर्स का मतलब क्या, पुश या पुल, तो टेंशन कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप रस्सी से या धागे से किसी भी मास को बांधते हैं तो आप उसे खींच सकते हैं, ठीक। आप जब खींचेंगे रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा और वो उस ब्लॉक को खींच लेगा, लेकिन आप रस्सी या धागा बांधकर किसी चीज़ को धकेल नहीं सकते। तो बस ये ध्यान रखते हुए आप जहाँ पर भी स्ट्रिंग कनेक्टेड होगा वो उसको खींचेगा अपनी तरफ, तो इस ब्लॉक को ऊपर खींचेगा और इस पुली को नीचे खींचेगा। तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन दोनों तरफ से इक्वल और अपोजिट, जैसे इस स्ट्रिंग में इधर ऊपर इधर नीचे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आप टेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं तो जिस बॉडी से अटैच है उसे वो पुल करेगा, तो इसको पुल करेगा, ठीक। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो देखिए इन दोनों में से जो हैवी वाला होगा वो नीचे जाएगा, और मान लीजिए ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो एक तो इसका इक्वेशन आप लिखेंगे। नीचे अगर जा रहा है ये तो ऑब्वियसली ये नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a, ठीक है। और अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना दूँ तो ये m1g और टेंशन यहाँ T, अगेन मासलेस पुली है तो ये मासलेस पुली है तो दोनों तरफ स्ट्रिंग में टेंशन सेम है। अगर मासलेस नहीं होगा तो दोनों तरफ का टेंशन अलग अलग होगा, तो मासलेस है। अब यहाँ देखिए अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो T माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बस ध्यान ये देना है, यहाँ पर कोई कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो बस ध्यान ये देना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि जब भी आप कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान रखना है मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो ड्राइविंग फोर्स है, और मोशन के अपोजिट जो फोर्स होगा वो अपोजिंग फोर्स है, ठीक। और मोशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक। मोशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसका मोशन से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं उस बात पे आ रहा हूँ। और इन्हीं दोनों को आप देखिए, अगर ये m1 m2 मासेस गिवन है तो दो चीज़ें अननोन है T और A, और आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, T कैंसिल हो जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखें तो m2g माइनस m1g और अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, ये एक्सेलरेशन। और अगर टेंशन की वैल्यू चाहिए तो A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और A की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो टेंशन 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। A की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना। तो इस केस में तो याद रखिएगा टेंशन बार बार ज़रूरत पड़ती है, आगे वर्क डन वगैरह निकालते समय बार बार आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो एक्सेलरेशन इतना, टेंशन इतना, ठीक। अब एक तो ये कन्वेंशनल तरीका हुआ, ये ट्रेडिशनल तरीका हुआ कि आपके सामने कोई भी अगर पुली अरेंजमेंट आता है तो आप जितने ब्लॉक्स हैं उतने इक्वेशन लिखिए, और इक्वेशन का मतलब नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ दो ब्लॉक हैं, दो इक्वेशन आपने लिखे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, और उनको आप सॉल्व करेंगे। और बच्चों अगर 3 ब्लॉक होगा तो 3 इक्वेशन लिखेंगे, 4 ब्लॉक होगा 4 इक्वेशन लिखेंगे, और ऐसे जितने ब्लॉक्स होंगे उतने इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अरेंजमेंट को थोड़ा ध्यान से देख लें, ठीक, और ध्यान से समझ लें, तो बस मैं 2 बातें आपको बताऊंगा, और ये 2 बातें ध्यान से आप समझ लें तो पुली अरेंजमेंट के केसेस आपके लिए काफ़ी आने वाले सेक्शंस में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वो क्या, एक तो ये जैसे अभी आपने m1 का इक्वेशन लिखा और m2 का इक्वेशन लिखा, ठीक।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने सिस्टम की चॉइस को चेंज कर लूँ, ठीक, तो एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि जब न्यूटन के सेकंड लॉ की हम लोग बात करते हैं तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वही मैंने लिखा है नेट फोर्स, ये दो अपोजिट फोर्सेस हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया, और नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ जब आप लिखते कहीं भी हैं तो हमेशा एक बात आपने नोटिस की, हर वर्ड का मतलब होता है, इसलिए डेफिनेशंस पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि कोई वर्ड क्यों लगाया जा रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, एक्सटर्नल पे मैं जोर दे रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन ने इस बात को नोटिस किया कि किसी भी सिस्टम में जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वही मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरनल फोर्सेस मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये पहचानना जरूरी है कि कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है और कौन सा फोर्स इंटरनल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने M2 को लिया तो इसमें ये दो बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन और वेट, ठीक। लेकिन अगर मैं सिस्टम के चॉइस को थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक, इसलिए न्यूटन्स लॉ में इक्वेशन लिखते समय ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप सिस्टम किसको कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि मैं M1 और M2 मिलाकर एक सिस्टम कंसिडर करना चाहता हूं, मतलब M1 प्लस M2 को सिस्टम मान लेना चाहता हूं, M1 प्लस M2, और अगर M1 प्लस M2 को मैं एक सिस्टम मान लेना चाहता हूं, ठीक है, तो M1 M2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि M1 M2 मिलाकर मेरा सिस्टम हुआ तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि पुली अरेंजमेंट में आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। अब इसी अरेंजमेंट को मैं फिर से आपको शो करके दिखाता हूं कि अगर ऐसा है, और ये M1 ये M2, और मान लीजिए ये नीचे की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A और ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A, ठीक है। और अगर मैं अब सिस्टम कंसिडर कर लूँ इस पूरे को, ठीक, इस पूरे को, ठीक है, सिस्टम मतलब किसको कंसिडर किया, M1 प्लस M2 को आपने सिस्टम कंसिडर कर लिया, ठीक है। और M1 प्लस M2 को अगर आपने सिस्टम कंसिडर कर लिया तो ऑब्वियसली देखिए क्या होने वाला है, ठीक, यहाँ देखिए M1 M2 के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो इंटरनल, और M1 M2 के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो अगर इंटरनल हो गया तो इसका मतलब यहाँ देखिए टेंशन की बात हम लोग करें तो स्ट्रिंग M1 से M2 के बीच में ही कनेक्टेड है, M1 M2 के बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसका मतलब टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, तो आपको टेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन आप क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए हम सीधा सा एक फॉर्म यूज़ करते हैं। इसको बच्चों ये एक मैथमेटिशियन थे D.L. एम्बर्ट, उन्होंने बताया कि अगर आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन या फाइंड करना है न्यूटन्स लॉ के केसेस को, तो आप क्या करिए, सिर्फ ये पहचानिए कि ड्राइविंग कौन सा फोर्स है, अपोजिंग कौन सा फोर्स है, और ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक। अगर आप इतना लिखते हैं, ठीक, तो ये उस सिस्टम के एक्सेलरेशन को डिस्कस कर देगा, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक। ड्राइविंग फोर्स उसको बोलेंगे जो मोशन की डायरेक्शन में होगा, सीधा मोशन की डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ड्राइविंग फोर्स होगा, और मोशन के अपोजिट जो फोर्स होगा, मोशन के जो अपोजिट होगा वो अपोजिंग फोर्स, और मोशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना वो ड्राइविंग है ना वो अपोजिंग है, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ देखिए अब मैंने सिस्टम कंसिडर कर लिया M1 प्लस M2, तो टेंशन इंटरनल हो गया। तो पहली बात ये दिमाग में बैठा लीजिए कि पुली अरेंजमेंट में अगर आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उस पूरे अरेंजमेंट को एक सिस्टम की तरह कंसिडर किया, और पूरे को जब सिस्टम की तरह कंसिडर किया तो जो स्ट्रिंग कनेक्टेड होगा उसमें टेंशन जो प्रोड्यूस होगा वो इंटरनल होगा, तो उस टेंशन को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या यूज करेंगे, वेट, है ना। तो यहाँ देखिए इसका वेट M2G और इसका वेट आप ध्यान दे रहे हैं, मोशन देखिए इसी ब्लॉक का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, और इस ब्लॉक का मोशन अगर नीचे की तरफ हो रहा है तो ये मोशन की डायरेक्शन में है, तो ये वाला फोर्स ड्राइविंग फोर्स हो गया, ठीक। और इसकी बात करें M1G,
तो ये वाला फोर्स मोशन के अपोजिट है, तो ये अपोजिंग हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, उसे आपको यूज करने की जरूरत नहीं। तो आपको दोनों ब्लॉक का अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा एक्सेलरेशन बता सकते हैं। ठीक, यहाँ तो सिर्फ 2 ही ब्लॉक हैं, अब 2 से ज़्यादा होंगे तो इक्वेशन ज़्यादा बनते हैं और थोड़ा सा हमको टाइम लग जाता है कई बार। ठीक, तो ये ध्यान देना। अभी आगे उसी पे क्वेश्चन बिल्डअप होता है, आगे सूडो फोर्सेस के क्वेश्चन, फ्रिक्शन के क्वेश्चन। तो अगर हम ड्राइविंग अपोजिंग ध्यान से पहचानते हैं तो हम एक बार में देख के ही सीधे, है ना, उस अरेंजमेंट के एक्सेलरेशन वगैरह को पहचान जाते हैं। ठीक, और फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है हम आसानी से, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, ये मोशन के अपोजिट है वेट, तो ये अपोजिंग फोर्स हो गया, टेंशन कंसिडर करना नहीं है, तो एक्सेलरेशन हो गया ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन। ठीक, तो डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बात याद रखनी है? 2 बातें मैंने आपसे कही। पहली बात कि स्ट्रिंग जो कनेक्टेड होगा उसमें लगने वाला फोर्स, जो टेंशन होगा वो इंटरनल फोर्स हो गया, उसे यूज नहीं करना है। सिर्फ क्या यूज करना है? ब्लॉक्स के वेट्स को यूज करना है, और जो वेट मोशन के डायरेक्शन में वो ड्राइविंग, जो मोशन के अपोजिट है वो अपोजिंग। और इन केस अगर मोशन के परपेंडिकुलर है तो वो मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसे फोर्सेस जो मोशन के परपेंडिकुलर हैं वो ना तो बॉडी को मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना रोकने के लिए। ठीक, मैं फिर रिपीट करूं, 2 बातें मैंने बोली। ठीक, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और इंटरनल फोर्सेस भी मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल इस समय पुली अरेंजमेंट्स में इंटरनल फोर्स टेंशन है। ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है, एक ब्लॉक है, इसे आपने टेबल टॉप पे रख दिया, और ये सेकंड ब्लॉक से दिस इज m1 एंड दिस मास इज m2, और ये जो पुली कनेक्टेड है, मैंने शुरू में ही बताया ऑब्वियसली कि पुल इज मासलेस। ठीक, अब ये बार बार लिख नहीं रहे, लेकिन मासलेस पुली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये नीचे मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, मान लीजिए एक्सेलरेशन कितना है a। ठीक, तो ये भी आगे जाएगा ये एक्सेलरेशन से। ठीक है, टेंशन पुली मासलेस है तो टेंशन बिल्कुल सिमिलर रहेगा, इसमें टेंशन T बनाएंगे तो ऊपर की तरफ, इसमें टेंशन T बनाएंगे तो इधर की तरफ। ठीक है ना। अब इस अरेंजमेंट में कोई पूछे कि एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा। हाँ, ऑब्वियसली ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, अभी चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं, फ्रिक्शन की बात नहीं लाना चाहते हैं यहाँ। ठीक, कि पहले आप सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स पहचान लीजिए, ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स पहचान लीजिए। जब फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक, इन्हीं केसेस में अगर फ्रिक्शन आने लगेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बेसिक्स आपने पकड़ लिया तो फ्रिक्शन लगाने के बाद भी हम बिल्कुल उतनी ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो अभी काम को सीधा रखते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक काम तो यही हुआ कि आप दोनों का इक्वेशन लिख दीजिए। तो जो बेसिक आइडिया है वो दोनों का इक्वेशन, इसका वेट m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1 है। ठीक, इस ब्लॉक में जरा ध्यान दीजिए, इसका जो वेट होगा m2g। ठीक, और देखिए इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है हॉरिजॉन्टली, ये टेबल के ऊपर स्लाइड करेगा, और वेट देखिए कैसा है, मोशन के परपेंडिकुलर। मोशन ऐसे हो रहा है, वेट ऐसे है, मोशन के परपेंडिकुलर, और मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब ये जो वेट है m2g, ये इस ब्लॉक को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक, मतलब अगर मैं ये धागा काट दूं तो ये ब्लॉक अपनी जगह से वेट की वजह से मूव करने वाला नहीं है। इसका वेट इससे मिलने वाले रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन से जो उसे टेबल से मिल रहा होगा। ठीक, और इन दोनों का मोशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसका इक्वेशन आपसे बोलूं तो इसका इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, ड्राइविंग फोर्स कौन सा हुआ, मोशन इधर है, मोशन की डायरेक्शन में टेंशन, तो T अपोजिंग कोई फोर्स नहीं है, ये मोशन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो T इज इक्वल्स टू m2a। ठीक है, तो दोनों का इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हाँ, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि पहले वाले का इक्वेशन हो जाएगा m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, और इसका इक्वेशन t इज इक्वल्स टू m2a, और इन्हीं दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो a और t आ जाएगा। ठीक, या फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन पहचान सकते हैं विदाउट यूजिंग इक्वेशंस। ठीक है, सारे ब्लॉक्स का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करूं, इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करने का मतलब अगर मैं m1 प्लस m2 को एक सिस्टम मान लूं, ठीक, m1 प्लस m2 को सिस्टम मान लूं, तो
तो M1 प्लस M2 को सिस्टम मानते ही स्ट्रिंग M1 M2 के बीच में कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग M1 M2 के बीच में कनेक्टेड है तो वो इंटरनल फोर्स हो गया और उसे आपको यूज नहीं करना है। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, एक ही फॉर्मूला मैंने बताया, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, और इस सेक्शन में बस ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स ही हम पहचानना चाहते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, देखिए टेंशन यूज नहीं करना है, वो इंटरनल हो गया। अब यहाँ इसका जो वेट है ये मोशन की डायरेक्शन में, जिस बॉडी का वेट देखेंगे उसी बॉडी का मोशन देखेंगे वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया। ठीक, इसका वेट देखिए ये मोशन के परपेंडिकुलर है, मोशन इसका हॉरिजॉन्टल, वेट परपेंडिकुलर, तो ये मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब उससे कोई मतलब नहीं। हाँ देखिए मोशन इधर हो रहा है, अगर इधर कोई फोर्स होता, अपोजिट कोई फोर्स होता तो वो अपोजिंग फोर्स होता, लेकिन है नहीं। अब अपोजिट भी फोर्स लगा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आगे जैसे फ्रिक्शन ही आ जाता तो एक अपोजिट फोर्स बनाते हैं तो वो अपोजिंग हो जाता, लेकिन अभी नहीं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1G ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग कोई नहीं है। ठीक, और नीचे टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और हमारा सिस्टम M1 प्लस M2। ठीक, ये हमने किसके लिए इक्वेशन लिखा है, M1 प्लस M2 को सिस्टम कंसिडर करते हुए। ठीक है ना, यानी दिस इज फॉर M1 प्लस M2 सिस्टम। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो जिसका वेट मोशन के डायरेक्शन में वो ड्राइविंग, मोशन के अपोजिट है तो अपोजिंग, मोशन के परपेंडिकुलर है तो मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, और जब पूरे दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर सिस्टम मान लिया तो उनके बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो वो इंटरनल फोर्स है। ठीक है, आगे देखिए अगर केस ऐसा है, दिस इज M1 M2 M3। ठीक, सरफेसेस सारे स्मूथ हैं और पुलीज फ्रिक्शन पुलीज मासलेस है। ठीक है, सरफेसेस फ्रिक्शनलेस एंड पुली मासलेस। ठीक है, अब इसमें देखिए ये स्ट्रिंग अलग है तो इसमें टेंशन अलग होगा, से T1, और मासलेस पुली है तो इसलिए ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सिमिलर होगा, और ये दूसरा स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन दूसरा होगा T2। ठीक, इसमें जो हैवी होगा वो नीचे जाएगा और मान लीजिए ये नीचे जा रहा। ठीक, अच्छा कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा ये पहचानना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, और ना इसमें पैनिक लेना है। जिस डायरेक्शन में मन करे आप बना लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए। जैसे मैंने ऐसे बना दिया, सॉल्व किया। ठीक, अगर मासेस की वैल्यूज गिवन है, ठीक, तो सॉल्व करने पर पॉजिटिव आ जा रहा है, इसका मतलब आपने सही बनाया, और नेगेटिव आ जाएगा तो डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू वही रहेगी। ठीक, तो इसलिए डायरेक्शन वो अपने मन से आप कहीं भी बना के सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ठीक, पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर सिमिलर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये मान लीजिए इधर जा रहा है तो ये ऑब्वियसली इधर जाएगा और ये ऑब्वियसली इधर जाएगा। तो सबसे पहला काम डायरेक्शन बना लीजिए कि आप किस डायरेक्शन में उसे चलता हुआ एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक, तो इस ब्लॉक का डायरेक्शन ये, इस ब्लॉक का ये, इस ब्लॉक का ये। ठीक है, ये डायरेक्शन शो हो गए है ना, यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन शो हो गए। और अब अगर आप चाहें तो इन तीन ब्लॉक्स का, अब यहाँ 3 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं तो 3 डिफरेंट इक्वेशंस फॉर्म होने वाले हैं। तो जैसे इसका इक्वेशन अगर मैं बात करूं तो क्लियर है, M1G माइनस T1, M1G इसका वेट माइनस T1 इज इक्वल्स टू M1 इंटू A, अगर ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें टेंशन इधर T1 इधर T2, तो और वेट इसका मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो इसके मोशन के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसका इक्वेशन आप लिखना चाहेंगे तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका अगर आप लिखना चाहेंगे तो T2 माइनस M3G, T2 माइनस M3G इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तीनों इक्वेशन लिख दीजिए और तीनों इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। तो 3 डिफरेंट अननोन्स हैं, एक्सेलरेशन, T1, T2, तीनों सॉल्व करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप एक्सेलरेशन डायरेक्ट पहचान सकते हैं, बस आप थोड़ा सा ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स के बारे में समझ जाएं। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं बात करूं ये कि अगर मैं इस पूरे को, इन तीनों ब्लॉक्स का अलग अलग इक्वेशन लिखने के बजाय, तीनों का एक एक करके इक्वेशन लिखने के बजाय, अगर मैं इन तीनों को मिलाकर एक सिस्टम मान लूं, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि M1, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि M1 प्लस M2 और प्लस M3, ठीक, इसको मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, ये सिस्टम। ठीक, तो अगर मैं इसको सिस्टम कंसिडर कर ले रहा हूं
अगर मैं इसको सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यहाँ देखिए m1 m2 के बीच में लगने वाला, m2 m3 के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरनल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो स्ट्रिंग है m1 m2 के बीच में कनेक्टेड है और इधर वाला m2 m3 के बीच में कनेक्टेड है, तो ये इंटरनल हो गया। मतलब डायरेक्ट अगर आप सीधा एक्सेलरेशन पहचानना चाहते हैं तो टेंशन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ दीजिए। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका वेट मोशन की डायरेक्शन में है तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, इसका वेट मोशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, और इसका जो वेट है वो मोशन के अपोजिट है, अपोजिंग फोर्स हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या बताया था, सेम एक ही फॉर्मूला था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स यहाँ कौन सा है, m1g, माइनस अपोजिंग कौन सा है, m3g, और इसका वेट मोशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, m2g। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, ये एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो अब जैसे अगर कभी मासेस गिवन होते हैं 1 kg 2 kg 3 kg ऐसा कुछ दे दिया, ठीक, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। और अगर बाद में कहता है आपसे कि टेंशन वगैरह किसी स्ट्रिंग में फाइंड करिए, तो किसी एक ब्लॉक का इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए ये तो मस्ट है कि इक्वेशन तो डिफरेंट ब्लॉक्स का हमको आना ही चाहिए। ठीक, अगर कोई m1 का इक्वेशन पूछ ले या m2 का या m3 का, तो वो तो बेसिक बात है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन पहचान सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़े और ध्यान दें, एक इंक्लाइंड प्लेन अब ले रहे हैं, थीटा, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक पुली कनेक्टेड है और यहाँ पर एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस्ड है। ये m1, ये m2, ठीक, सरफेसेस फिलहाल स्मूथ और पुली मासलेस। ठीक है ना। हाँ, अगर पुली का मास हो जाएगा तो फिर तरीका थोड़ा सा, तरीका क्या, जितना बेसिक्स आप जानते हैं वो वही रहेगा, एक इक्वेशन और आ जाता है वो पुली का। ठीक है ना, तो वो बात की बात। अब इसमें देखिए अगर स्मूथ सारे सरफेसेस हैं और ये इधर स्लाइड कर रहा है और ये ऊपर स्लाइड कर रहा है, अगर ये ब्लॉक इधर जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर ही जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसमें कोई पूछे एक्सेलरेशन बताइए, है ना, या इक्वेशन बताइए दोनों ब्लॉक्स का, तो दोनों बात कर देते हैं। ठीक, सबसे पहले इसकी बात करिए। तो देखिए इसका जो वेट है m1g वो ऐसे काम करेगा, टेंशन ऑब्वियसली इसमें T ऐसे काम करेगा और इसमें T ऐसे काम करेगा, इसका वेट m2g। ठीक है, ये दोनों का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इसका भी इसका भी। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिखना चाहें, ठीक है, जैसा मैं बता रहा था आपको कि डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिखना है, तो मैं इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम कंसीडर करूंगा, दैट इज m1 प्लस m2 को मैं एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं। ठीक, और m1 m2 को सिस्टम कंसीडर करूंगा तो टेंशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, तो टेंशन यूज नहीं करेंगे क्योंकि टेंशन इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग m1 m2 के बीच में है, तो टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए मोशन, इस ब्लॉक का अगर मोशन हम देखें तो वो इधर की तरफ हो रहा है, इस ब्लॉक का मोशन इधर हो रहा है। ठीक है, इधर की तरफ, और इधर अगर मोशन हो रहा है तो अपने वेट को देखें तो ये हमारा वेट ना तो मोशन की डायरेक्शन में है और ना ही मोशन के परपेंडिकुलर। अभी तक मैंने बोला था मोशन की डायरेक्शन में होगा तो वो ड्राइविंग फोर्स होगा, मोशन के परपेंडिकुलर होगा तो वो मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक, लेकिन अब हमारा जो वेट है वो ना तो मोशन की डायरेक्शन में दिख रहा है हमें और ना ही मोशन के परपेंडिकुलर, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसका कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा मोशन के अलोंग और मोशन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए m1g का अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूं, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इधर वाला एंगल, और ये एंगल फिर से थीटा होगा, तो यहाँ कंपोनेंट होगा m1g cos थीटा और इधर कंपोनेंट होगा m1g sin थीटा। ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंक्लाइन प्लेन का केस अक्सर दिखाई देता है, फ्रिक्शन में भी दिखाई देगा, सूडो फोर्सेस में दिखाई देगा, आगे वर्क एनर्जी पावर में दिखाई देगा। तो इंक्लाइन प्लेन में जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो हमेशा आपको उसके वेट का कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। इंक्लाइन प्लेन पे है तो वेट का कंपोनेंट, और वेट का कंपोनेंट आप डायरेक्ट आगे से लिख दिया करेंगे कि जब भी इंक्लाइन प्लेन पे है तो वेट का कंपोनेंट डाउन द प्लेन हमेशा mg sin थीटा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमेशा mg cos थीटा होगा। ठीक है,
अब ये देखिए, अब डायरेक्ट लिख दिया करेंगे आगे से, ठीक है। तो mg cos थीटा ये मोशन के परपेंडिकुलर है, तो ये मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मोशन से कोई लेना देना नहीं। ये मोशन की डायरेक्शन में है क्योंकि मोशन इधर हो रहा है, तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, ठीक। इसको देखिए, इसका वेट मोशन के अपोजिट है, तो यहाँ कॉम्पोनेंट ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, मोशन के अपोजिट है, तो ये अपोजिंग फोर्स हो गया, ठीक। ये ड्राइविंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स। तो अगर आप एक्सीलरेशन लिखना चाहते हैं तो ड्राइविंग फोर्स इज m1g साइन थीटा, अपोजिंग फोर्स इज m2g अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये एक्सीलरेशन हो गया, ठीक। तो कुल मिला के अगर मैंने अभी तक जो बातें की मैं कंक्लूड करूं तो देखिए क्या है, अगर कोई पुली अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में आप देख के लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन। देखो, अगर कोई ब्लॉक, ठीक है, कोई मास सस्पेंडेड है स्ट्रिंग से, जैसे ये रस्सी से लटक रहा है, ठीक, तो उसका पूरा वेट mg या तो ड्राइविंग होगा या तो अपोजिंग, लेकिन पूरा वेट यूज किया जाएगा, ठीक। और अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, जैसे अभी पिछले केस में आपने देखा था, है ना, इस वाले केस में आप देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक है, ये वाला, ठीक। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक, तो उसका वेट मोशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और तीसरा केस अभी कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे है ये, तो उसके वेट का कॉम्पोनेंट, है ना, यूज करेंगे, दैट इज mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा का कोई रोल नहीं है, ठीक, mg साइन थीटा, ठीक। तो तीन ही बातें होंगी कि कोई ब्लॉक है तो या तो वो सस्पेंडेड होगा, या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा, या इंक्लाइन प्लेन पे होगा, ठीक है। और इसको देखते हुए टेंशन कंसिडर करना नहीं है और सीधे आप देखकर इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक। मैं कुछ केसेस बनाता हूं, आप बिल्कुल आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं और फटाफट अंदाजा लगाते जाइए। तो जैसे यहां देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा बीटा, एक ब्लॉक इधर है, पुली अटैच है, एंड सेकेंड ब्लॉक ये इस साइड पे, से दिस वन इज m1 एंड दिस मास इज m2, और मान लीजिए ये इधर स्लाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये इधर स्लाइड करेगा तो इसे ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर डिपेंड करता है कि मासेस कितने होंगे और एंगल कितने होंगे, उसके हिसाब से डायरेक्शन। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने डायरेक्शन इधर मान के आंसर निकाल दिया, ठीक, और वो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब डायरेक्शन उल्टा होगा, आंसर वही है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई मेजर पॉइंट नहीं ना इस बात पे टाइम इन्वेस्ट करना है कि हम कैसे जानेंगे किधर जा रहा, ठीक है। आपने माना ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तब भी आप लिख सकते थे सिमिलर। अब यहाँ पर कोई पूछे कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली बता दीजिए, है ना, कितना एक्सेलरेशन होगा इन ब्लॉक्स का, ठीक। तो अब आपको अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, है ना, इसका अलग, इसके वेट का कॉम्पोनेंट, है ना। यहाँ पर लेकिन हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप पहचान पा रहे हैं कि अगर मुझे डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिखने की जरूरत है, तो अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम कंसिडर करूँ, तो मैंने अब बताया कि जो पहला मास मेरा m1 है वो इंक्लाइन प्लेन पर है, ठीक। तो उसके वेट का कॉम्पोनेंट, और उसके वेट का कॉम्पोनेंट कौन सा, m1g साइन अल्फा। अभी मैंने बताया था कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है तो उसके वेट का कंपोनेंट mg साइन थीटा, थीटा की जगह अल्फा, और यहाँ mg कॉस अल्फा होगा, जो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक। और यहाँ देखिए ये मोशन के अलॉन्ग है, तो ये वाला ड्राइविंग फोर्स हो गया, ठीक। और इसका भी, ये भी इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसके वेट का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, m2g साइन बीटा, और ये मोशन के अपोजिट है तो ये अपोजिंग फोर्स हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ड्राइविंग फोर्स m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा ओवर टोटल मास विच इज m1 प्लस m2, ओके, ठीक। ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ अगर स्ट्रिंग में टेंशन की बात की जाती है तो किसी एक ब्लॉक का इक्वेशन लिखने के बाद, ठीक, तो नॉर्मली जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मासेस में वैल्यूज दी जाती हैं, है ना। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और एक का फिर इक्वेशन लिख के उसमें एक ही वैल्यू पुट कर दी तो काम आसान हो जाता है साइमल्टेनियस दो इक्वेशन सॉल्व करने से, ठीक। आगे बढ़े, अगर सिचुएशन ऐसी है, देखिए
ठीक, ये मैंने शो किया, ये पुली अरेंजमेंट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मास m1, m2, m3, ठीक, और एरो मैंने बना दिया कि ये मान लीजिए नीचे मूव कर रहा है। सर्फेसेस ऑब्वियसली सारे स्मूथ हैं। यहाँ पर एक मासलेस पुली अटैच है और यहाँ पर भी एक मासलेस पुली अटैच है, ठीक, तो ये नीचे जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर, ठीक। अब अगर डायरेक्टली एक्सेलरेशन, यहाँ देखिए दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स यूज हुए हैं, एक ये वाला है तो इसमें टेंशन अलग होगा T1 और ये वाला इसमें टेंशन अलग होगा T2, ठीक। और ये अगर ए एक्सेलरेशन से इधर आएगा तो ऑब्वियस सी बात समझ में आ रही है कि ये वाला इधर की तरफ जाएगा और ये वाला इधर की तरफ जाएगा। पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ठीक। और एक काम ये हो सकता है कि भाई यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3, तो तीनों ब्लॉक का अलग अलग इक्वेशन लिखें फिर सॉल्व करें, ठीक। लेकिन एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट बता सकते हैं, अब हमें डायरेक्ट, है ना, अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। मैं तीनों को सिस्टम कंसिडर कर ले रहा हूँ, m1 + m2 + m3, और इन तीनों को जैसे सिस्टम कंसिडर करेंगे तो यहाँ देखिए बात साफ है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए इसका जो वेट होगा m1g, जितने भी ब्लॉक्स हैं, है ना, सभी ब्लॉक्स को इंपॉर्टेंस देना है। अक्सर लोग गलती ये कर जाते हैं कि जब अरेंजमेंट दिखाई देता है तो पहला ब्लॉक लेते हैं, आखिरी लेते हैं, बीच वाले को भूल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना सारे ब्लॉक्स का, है ना, वेट बनाना है। तो यहाँ देखिए इसका वेट m1g और ये देखिए ये मोशन के डायरेक्शन में, तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया। आगे आइए m2 पे, m2 इंक्लाइन प्लेन पर है और इंक्लाइन प्लेन पर है तो वेट का कॉम्पोनेंट, ठीक है, एक ही तरह का काम सब में। तो इंक्लाइन प्लेन पर तो वेट का कॉम्पोनेंट, तो ये इधर की तरफ, ठीक, और इसके वेट का कॉम्पोनेंट m2g sin थीटा होगा, ठीक। और ये आप देख पा रहे हैं ये भी मोशन की डायरेक्शन में है, तो ये भी ड्राइविंग फोर्स ही हुआ। मतलब यहाँ एक ड्राइविंग फोर्स ये हो गया, एक ड्राइविंग फोर्स ये हो गया, 2, और इसका वेट m3g, ठीक, m3g। कंपोनेंट तभी ब्रेक करने की जरूरत है जब इंक्लाइन प्लेन पे है, और वैसे तो बाकी, है ना, कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ देखिए ये भी ड्राइविंग फोर्स है, ये भी ड्राइविंग फोर्स है, और ये वाला अपोजिंग फोर्स है क्योंकि मोशन इधर हो रहा है, ठीक। अब एक्सेलरेशन चाहिए तो ड्राइविंग फोर्स, दो ड्राइविंग फोर्स है तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी m1g और प्लस m2g sin थीटा, और माइनस अपोजिंग फोर्स इज m3g अपॉन टोटल मास, एंड टोटल मास इज m1 + m2 + m3। क्लियर, ठीक है, ठीक है। m1g प्लस m2g, क्योंकि ये दोनों ड्राइविंग फोर्स है, दोनों मोशन के अलॉन्ग है, तो m1g + m2g sin थीटा माइनस m3g अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सीधा है। आगे देखिए, अगर सिचुएशन ऐसी दिखाई देती है, इसमें एक्सेलरेशन अगर ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, से दिस मास इज m1, दिस मास इज m2 एंड दिस मास इज m3, ठीक है। और अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो देखिए यहाँ पर इसका जो वेट आप बनाएंगे, इसका जो वेट आप बनाएंगे m1g, ये साफ दिख रहा है, ड्राइविंग फोर्स है, और इसका वेट इंक्लाइन प्लेन पे है तो वेट का कंपोनेंट चाहिए होगा m2g sin थीटा, वेट का कंपोनेंट m2g sin थीटा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे है। और ये देखिए जब ये ब्लॉक नीचे चलेगा तो ये वाला ब्लॉक इधर चलेगा और ये ब्लॉक इधर चलेगा, ठीक। अब मोशन के अपोजिट है तो ये ड्राइविंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स, और इसका वेट m3g ये मोशन के परपेंडिकुलर है तो ये मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, ये मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक ड्राइविंग मिला, एक अपोजिंग मिला, तो एक्सेलरेशन इज m1g और माइनस m2g sin थीटा अपॉन टोटल मास इज m1 + m2 + m3, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो गया। तो ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं वो इतने एक्सेलरेशन से मूव करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ऐसे अगर कितने भी ब्लॉक्स आप लगा दें तो मेरे ख्याल से प्रोसीजर आप समझ चुके हैं। जैसे अगर ऐसी सिचुएशन है, अब देखिए स्टूडेंट्स, कितने भी ब्लॉक्स आप लगा दें
प्रोसीजर वही है, बिल्कुल आप ऐसे ही फॉलो करते जाइए। बस एक बार आपने पहचानना सीख लिया कि ड्राइविंग कौन सा अपोजिंग कौन सा है तो काम बिल्कुल मुश्किल नहीं। और ये M1, ये M2, M3, M4, ठीक है, और से ये इधर मूव कर रहा है। और ऑब्वियसली देखिए सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, ठीक। और एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका जो वेट है M1G, ये कैसा होगा, ड्राइविंग फोर्स, और ये इंक्लाइन प्लेन पे है तो इसके वेट का कंपोनेंट आपको लेने की जरूरत है। और इसके वेट का अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो M2G sin थीटा, ये भी ड्राइविंग हो गया। और इसका वेट M3G, ये मोशन के अपोजिट अपोजिंग हो गया। और इसका वेट M4G मोशन के परपेंडिकुलर है तो इसका मोशन से कोई लेना देना नहीं। तो एक्सेलरेशन विल बी M1G प्लस, ये भी ड्राइविंग है, प्लस M2G sin थीटा एंड माइनस M3G अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो गया, ठीक। अब ऐसे कोई सा भी अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है तो आप डायरेक्टली, है ना, उसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालिए तो काम आसान हो जाता है ना। अब जैसे कुछ सिंपल अगर क्वेश्चंस में बताऊं कि अगर पूछे जाते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक सीधा सा क्वेश्चन ऐसा है कि एक पुली ऐसे लगाया, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ भी एक ब्लॉक है, ठीक, मास 2 kg, 2 kg एंड 2 kg, ठीक है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 मान लीजिए और ये दूसरा स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T2, मासलेस पुली है तो दोनों तरफ टेंशन सेम होगा, ठीक। अब ये आपको सिंपल से एक अरेंजमेंट बना के दिया और इसमें ये पूछा जाए कि बताइए टेंशन T1 कितना होगा, ठीक है ना। ये ब्लॉक्स को कुछ मार्क कर दिया A B C, है ना, जैसे ये A, ये B और ये C, और ये पूछा जाए B और C को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ठीक है। कोई एक टेंशन, कोई एक वैल्यू आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, T1 पूछ ले, T2 पूछ ले या एक्सेलरेशन पूछ ले, ठीक है। तो आप उसने टेंशन पूछ लिया, जैसे ये B और C को कनेक्ट करने वाले ब्लॉक के बीच में टेंशन कितना होगा, है ना, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ठीक। तो एक तो जो कन्वेंशनल तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो हमारी बुक्स में लिखा पड़ा जाता है, वो ये कि भाई तीनों का इक्वेशन लिखिए और फिर उन तीनों को सॉल्व कर दीजिए और तीनों चीज़ें आप निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन T1 T2, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आप ऐसे निकाल सकते हैं, वही जो बेसिक तरीका है वो वही तरीका है। लेकिन आप जब एग्जाम्स में परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक्सेलरेशन निकाल लेना है और फिर जहां टेंशन चाहिए उससे रिलेटेड किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन की यहाँ बात करूँ तो मेरे ख्याल से बच्चों अब समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन जब डायरेक्ट लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली इधर वेट ज़्यादा है तो ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। तो जब एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखेंगे तो टेंशन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक। तो ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग मतलब इसका वेट mg, m2 है और g की वैल्यू राउंड फिगर में 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन सीधा रखने के लिए, ठीक है। तो ये बताइए अगर 10 ले लेंगे तो ये 20 न्यूटन हुआ, ठीक। और इसका भी वेट 20 न्यूटन और ये दोनों देखिए, इसका वेट मोशन की डायरेक्शन में, तो दोनों ड्राइविंग हो गया। तो 20 प्लस 20 ये दो ड्राइविंग हो गए और माइनस इसका जो वेट होगा वो भी 20 न्यूटन होगा और वो अपोजिंग हो गया तो माइनस 20 अपॉन टोटल मास, तीनों का मास ऐड करेंगे 2 + 2 + 2 6 kg, ठीक। और ये 20/6 मतलब एक्सेलरेशन 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। हाँ, लेकिन अगर आपसे वो टेंशन पूछ रहा है तो अब आपको इसका इक्वेशन लिख देना चाहिए टेंशन निकालने के लिए, और टेंशन निकालने के लिए तो फिर ब्लॉक का इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। इसलिए ब्लॉक्स के इक्वेशन तो भले आंसर आप डायरेक्ट पहचान जाते हैं लेकिन ब्लॉक्स का इक्वेशन लिखना तो आपको आना ही चाहिए, वो बेसिक से। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका इक्वेशन में लिखूँ तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का इक्वेशन तो 20 - T1। जब सिर्फ इस ब्लॉक को सिस्टम कंसिडर करेंगे तो अब ये टेंशन एक्सटर्नल हो गया उस ब्लॉक के लिए, तो ऐसे लिखेंगे 20 - T1 = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 2 है और एक्सेलरेशन हम 10/3 कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक। तो T1 की वैल्यू 20 - 20/3 और ये साफ आपको दिख रहा है, दिस इज 40/3, ठीक। 40/3 मतलब 13.33 न्यूटन्स, ठीक है ना। ये टेंशन हो जाएगा T1। और अगर T2 चाहिए तो फिर किसी एक ब्लॉक का इक्वेशन लिख देंगे, इसका या इसका, ठीक है। तो टेंशन T2 भी आ जाएगा आपके पास, ठीक।
तो ऐसे कोई भी अरेंजमेंट आपको दिया जा रहा है तो आप डायरेक्टली उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। बस सिर्फ ये इनिशियल लेवल पे पहचानने की ज़रूरत है कि ड्राइविंग कौन सा है और अपोजिंग कौन सा है। अब जैसे जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉ में आगे बढ़ते हैं तो क्राइटेरिया यही रहता है, बस नंबर ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस वो चेंज होने लगते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ने पर फ्रिक्शन भी आ जाएगा, लेकिन प्रोसीजर वही है। अब फ्रिक्शनल फोर्स भी बनाएंगे, ड्राइविंग अपोजिंग पहचानेंगे और सीधा लिखेंगे। ठीक, सूडो फोर्स आ जाएगा या कुछ नॉर्मल रिएक्शन से भी रिलेटेड केसेस आने लगते हैं, है ना। तो तरीका बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो मेरे ख्याल से इतनी बच्चों बात आज समझ में आ गई कि आप कैसे एक्सेलरेशन किसी पुली अरेंजमेंट में फाइंड करेंगे, कौन से फोर्सेस ड्राइविंग है और कौन से अपोजिंग फोर्सेस हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे, और इस लेक्चर में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको आप मैसेज करके, कमेंट करके आप मुझे इंटीमेट कर सकते हैं। थैंक यू।